डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माई सेल्फ नरेंद्र डांडा, लेक्चर इन केमिस्ट्री। तो आज हमारा 10th क्लास का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 10th का पहला चैप्टर हमारा। इससे पहले हमने कोई लेक्चर नहीं दिया है, आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है हमारे पास चैप्टर, ये रसायन विज्ञान से संबंध रखता है और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, परिवर्तन देखे होंगे। तो उन परिवर्तन में से अगर हम बात करें तो कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जो दोबारा उसी परिस्थिति में लाए जा सकते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उस परिस्थिति में नहीं लाए जा सकते। तो उन्हीं परिवर्तनों की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में ही बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई पानी से हमने बर्फ जमा दी है, तो लेकिन बर्फ से दोबारा पानी में भी हम उसको बदल सकते हैं। तो इसका मतलब वो एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसको दोबारा उसी परिस्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने घर में आलू पका दिए हैं, सब्जी बना दी है, तो वो पक के एक बार उसको दोबारा कच्चा नहीं किया जा सकता। या जैसे लोहे को एक बार जंग लग गया तो वो जंग ही बन जाएगा, उससे लोहा नहीं बन सकता। यानी हमने किसी गैस को या किसी ईंधन को अगर जला दिया है तो जलाने से भी मतलब उसमें कोई हम बैक चेंज नहीं कर सकते। अगर जला दिया तो उसकी राख बन गई तो राख बन गई है। तो ऐसे परिवर्तन जिनको बदला जा सकता है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, उनको तो बोलते हैं उत्क्रमिक परिवर्तन। और जिसको एक दिशा से साधारण तरीके से दूसरी दिशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो उन उदाहरणों में रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो परिवर्तन है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाना। ये लैब में किया गया हमारा सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम उसमें जल के क्या हो जाता है, राख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वो मैग्नीशियम रिबन को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे लोहे को जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहे को जंग लगता है तो दोबारा जंग से लोहा नहीं बनाया जा सकता। तीसरी अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट हमारे पास है, तो अगर आपने कभी ऐसा देखा हो कि भाई मैंने, जैसे हम घरों में सफेदी करते हैं, जो सफेदी होती है जिसको कोई क्लाइम बोलते हैं हम, या बुझा हुआ चूना भी, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बिना बुझा हुआ जो चूना है उसको जब हम पानी में, यानी सफेदी को पानी में डालते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बुलबुले उठते हैं। बुलबुले, जो बुलबुले उसके अंदर से निकलते हैं, बुलबुले क्या हैं, वो एक्चुअली बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो यानी कि बिना बुझे हुए चूने को, बिना बुझे हुए चूने को, यानी कि सफेदी जिसको हम बोलते हैं, पानी में डालना भी एक ऐसी प्रोसेस है कि वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फोर्थ अगर हम बात करें तो इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना ठीक है, नहीं लेना तो एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं हम तो बर्तन गर्म हो जाता है। तो इसी का एग्जांपल बिना बुझे हुए चूने का, इसको पानी में डालते हैं तो हम उल्टे हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब वहां तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नहीं तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, जब किसी भी अम्ल को अक्षारीय विलयन में मिलाते हैं हम, या अम्लीय विलयन को अक्षारीय विलयन में मिलाना जो है,
मिलाने के बाद जो होता है उसमें दोनों चीज़ों को जो मिला के जो मिक्सचर बनेगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो गया तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो ये सारे परिवर्तन जो है हमें पता चले हैं, लेकिन हमें कैसे पता चला कि रासायनिक परिवर्तन हुए हैं? इनके लिए हमारे पास कुछ प्रेडिक्शन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं उन्हीं को हमें नोट करना है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है उसको अगर हम नोट करते हैं तो देखो पहले में हमें पता चलेगा कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या हुआ कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन था, ठोस था, अब वो ठोस पाउडर यानी कि राख में बदल गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं लोहे में जंग लगना, तो यहाँ पहले लोहा जो है वो काले काले ब्लैकिश कलर का होता है, लेकिन जंग लगने के बाद वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो क्या कहलाता है? लोहे को जंग लगना। तो वहां जो भूरा रंग हुआ लोहे का वो हमें बता देता है कि इसको तो क्या लगा है? जंग लगा। छोटा बच्चा भी देख के बता देता है कि इस लोहे को तो क्या लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है? रंग में परिवर्तन। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बिना बुझे हुए चूने की पानी में डालने पर, तो मैंने बताया था कि वहां गैस के बुलबुले निकलते हैं, यानी गैस का उत्पन्न होना या उत्सर्जन होना, वो हमें क्या बताता है कि भी यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, मैंने पहले बताया था कि वे अम्लीय सॉल्यूशन को अगर मैं डालता हूं अक्षारीय सॉल्यूशन में, अक्षारीय विलयन में, तो दोनों के मतलब जो बर्तन है हमारा वो काफी गर्म हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि तापमान में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रेक्षण होते हैं, उन प्रेक्षण से ही हमें पता चलता है रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं, उसका अगर हमें पता लगाना है तो कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षण से। वहां पदार्थ की प्रकृति में यानी गुणों में या उसकी आइडेंटिटी जो है, पहचान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। अगर ऐसा परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब जाहिर है होगा, अगर ऐसा परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अगर इनमें कोई बदलाव नहीं आता, इनमें कोई बदलाव नहीं आता तो कोई रासायनिक परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रिय छात्रों, हम रासायनिक परिवर्तन का अंदाजा लगा सकते हैं किससे? प्रेक्षण से। ये बात क्या है? क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं कि रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या संबंध है, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया हम बोलते हैं। बस हम साइंस की भाषा में एक अभिक्रिया, एक प्रोसेस यानी कि एक कार्य जो हो रहा है, ऐसा कार्य जिस कार्य में पदार्थों की प्रकृति या उसकी पहचान, उसके गुणों में जब कोई अंतर आता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं हमारे डेली जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, और इसी से संबंधित हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। हम पूरे चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डेली जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी है। तो अगर हम बात करते हैं इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की जो यहाँ पर लिखी गई है, तो मैं 1 बाय 1 करके अगर सबको एक्सप्लेन करूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको
कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के नोट करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा इसी से संबंधित। तो वो क्या है आप देखते रहिए। अब रासायनिक परिवर्तन की जब बात हुई है तो इम्पोर्टेंट बात यह हो गई है कि मैंने जैसे एग्जाम्पल कुछ दे दिए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको कि जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने मीथेन गैस को जलाया है, मीथेन गैस का दहन करना है। अगर मैं मीथेन गैस का दहन कर रहा हूं, उसको जला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उसको जलने के लिए वायु की आवश्यकता है, और जब वायु के साथ जलेगी तो प्रोड्यूस करती है CO2 और H2O। यानी कि मीथेन गैस को जब हम जलाएंगे तो वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करेगी, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो उत्पन्न करेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो ये जो यहाँ पर चीजें मैंने लिखी हैं, ये दोनों ही अलग चीजें हैं। देखो दैट इज, ये क्या है, हमारे पास एक समीकरण है। क्या है? समीकरण। बार बार आपने लिखा देखा होगा, ये भी हमारे पास समीकरण है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये हमारे पास समीकरण कौन सी? सूत्र समीकरण। और ये हमारे पास समीकरण कौन सी है? शब्द समीकरण। दोनों को मिला के जब हम बोलेंगे तो इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं कि भाई कोई भी एक रासायनिक समीकरण, कोई भी एक रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण तो सिर्फ क्या है, हमारे पास एक माध्यम है किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का। उसमें भी दो प्रकार के रासायनिक समीकरण हमारे पास आते हैं, एक शब्द समीकरण और एक सूत्र समीकरण। अगर हम ध्यान से देखें तो शब्द समीकरण जो है उसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जल बनाएंगे। लेकिन सूत्र समीकरण में लिखा गया है कि मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। मीथेन जो है सूत्र में हमें बता रहा है कि मीथेन का जो एक अणु है उसके अंदर एक कार्बन का परमाणु है, 4 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसमें 1 परमाणु कार्बन का है और 2 परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। जल के अंदर 2 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु किसका? ऑक्सीजन का। यानी सूत्र समीकरण की जो आवश्यकता है, अगर हम उसकी बात करें तो आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है? क्योंकि सूत्र समीकरण हमें बताती है कि किस तत्व के कितने परमाणुओं का रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग हुआ है, कितने परमाणु एक दूसरे से टूटकर, जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ 4 परमाणु जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ कौन से परमाणु जुड़ गए? ऑक्सीजन। तो इस टाइप की जो चीजें हमें किससे पता चलती हैं? सूत्र समीकरण से। तो इसलिए सूत्र समीकरण लिखना अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने 2 चीजों के बारे में सीखा है। एक तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। रासायनिक समीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें दर्शाती है कि रासायनिक अभिक्रिया में किन पदार्थों के आपस में अभिक्रिया करने से कौन कौन से पदार्थ
कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण जो है, अथवा हम बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका है। जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड होती है जिसको हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में एरो का निशान होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखी जाती है वो होते हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी जाती है वो कहते हैं उत्पाद। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो हम मीथेन, ऊपर वाले उदाहरण में मीथेन एवं ऑक्सीजन, वो क्या है, आपके अभिकारक हैं। उत्पाद कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वो क्या है आपके उत्पाद है, और जल क्या है आपके उत्पाद है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि भी किसी भी एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती हैं और उनके मिलने उन्हीं से समीकरण बनती है। तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जिससे आपको सबसे पहले ये सीखना है किसी भी एक जो मैं वाक्य आपको बताऊंगा उस वाक्य में कि वे कौन से अभिकारक है और कौन से उत्पाद है। तो आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने बताया, कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने से, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने से वह सिल्वर एवं क्लोरीन गैस में बदल जाता है। इस वाक्य से हमें एक रासायनिक समीकरण बनानी है और अभिकारक उत्पाद बताने हैं। तो सबसे पहले आप अगर पढ़ने की कोशिश करते हो तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा हमने, यानी कि अभिकारक कौन हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में रखा। तो जो चीजें बाद में आएंगी यानी कि जो चीजें उत्पन्न होंगी वो क्या है, उत्पाद। तो कौन उत्पन्न हुआ, एक तो सिल्वर उत्पन्न हुआ है और एक क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है अभिकारक कौन है, अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। अभिकारक है सिल्वर क्लोराइड, और उत्पाद कौन है, सिल्वर एवं के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां प्लस का निशान लगाएंगे, एवं क्लोरीन गैस। तो लिखो अब हम जैसे ये समीकरण जो हमारे पास बन गया दैट इज शब्द समीकरण, ये क्या हमारे पास है, शब्द समीकरण है। अगर इसको हम सूत्र समीकरण में बदलना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सूत्र समीकरण जब हम बनाएंगे तो हमें सिर्फ इनके सूत्र पता होने चाहिए, वो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, क्रैम करने पड़ेंगे। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, सिल्वर होता है Ag और क्लोरीन होती है Cl2। तो ये हमारे पास क्या बन गए, सूत्र समीकरण बन गए। अगर पहचान के तौर पे भी मैं बताऊं
कि वे आपको सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो होता है सफेद होता है। जब उसको धूप में रख देते हैं यानी सूर्य के प्रकाश में, तो वो सिल्वर कलर का हो जाता है। सिल्वर कलर आपने देखा होगा, जो थोड़ा हल्का स्लेटी कलर होता है, उस कलर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब सारा सिल्वर क्लोराइड स्लेटी कलर में परिवर्तित हो जाए धूप में रखने से, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, जिसको आप घरों में भी देखते होंगे कई बार, बिल्कुल सिंपल है, जो गुणों के आधार पर हम बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप दूध को अम्लीय कुछ डाल के, अम्लीय पदार्थ के साथ मिक्स करके, साथ मिश्रित करके रखते हैं, करके 5-6 घंटे तक रखते हैं, तो दही में परिवर्तित हो जाता है। दही में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताता हूं, दूध के अंदर जो पदार्थ होता है वो एक लैक्टोज होता है। अभिकारक जो हमारे पास, वो लैक्टोज है। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, अभिक्रिया करके वो उत्पाद बनाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है, इसका टेस्ट खट्टा होता है, क्योंकि अम्लों का टेस्ट खट्टा ही होता है, और लैक्टोज जो है इसका थोड़ा मिठास वाला टेस्ट होता है। तो लैक्टोज की वजह से ही हमें दूध थोड़ा मीठा लगता है, लेकिन जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमें टेस्ट से पता चलेगा कि यहाँ परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें पता चला कि परिवर्तन क्या हुआ, लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बना है। तो प्रिय छात्रों, ये था हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। दैनिक जीवन में जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक तो मैंने बताया आपको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताई है। दूसरा मैंने आपको बताया है रासायनिक समीकरण क्या है। तीसरा मैंने बताया है कि सूत्र समीकरण का क्या महत्व है। एक बार फिर बता देता हूं मैं, सूत्र समीकरण हमें यह बताती है कि प्रत्येक पदार्थ, जो प्रत्येक तत्व के कितने परमाणुओं का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से परमाणु जुड़ के नए हमारे पास पदार्थ है बने। ये चीजें, ये 4 चीजें आज हमने पढ़ ली हैं। एक बार इसको आप फिर कॉपी में नोट कर लेना। इससे संबंधित कार्य जो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।